हाय दोस्तों, मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल ज्ञानपुर में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में बात किया था कि लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने बुक्स के बारे में भी बात किया था और टू द पॉइंट हमें क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और दोस्तों, हमने इस वीडियो में बात किया था कि हम मैथ्स की वीडियो लेके आएंगे और हम ज्योमेट्री से अपनी स्टार्टिंग करेंगे मैथमेटिक्स के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि ये जो मैं ज्योमेट्री का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना, पहले हम ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाना इसमें। तो ये वीडियो लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए तो जरूरी है ही, इसके साथ साथ जो भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी बच्चे आने वाले टाइम में जैसे कि यूपी में कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, तो इन सब एग्ज़ाम के लिए भी वो पढ़ सकते हैं। ये वीडियो मैं बेसिक से एडवांस तक की सारी चीज़ें बताऊंगा। टू द पॉइंट हम एक एक चीज़ें सब कुछ पूरे थ्योरम्स पढ़ेंगे, हर चीज़ें हम वन बाय वन कवर करेंगे, तो सारी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। तो अब हम लोग ज़्यादा टाइम इधर उधर बातें न करके दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ट्रायंगल से वीडियो लेक्चर के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि लेखपाल के सिलेबस में जो सबसे पहले टॉपिक लिखा हुआ है वो पाइथागोरस थ्योरम और त्रिभुज के बारे में लिखा है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि त्रिभुज के बारे में सिलेबस में हमारे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। आप लोगों ने बहुत अपने देखा जाए दोस्तों, अपने जूनियर हाई स्कूल के टाइम में आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होगी। हम पढ़ते थे रेखा क्या होता है। तो ज्यादा टाइम इन सब चीजों पे मैं नहीं लूंगा, कुछ चीजें नॉर्मल सी बात है जो मैं 10-15 सेकंड में बता सकता हूँ, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों देखिए, रेखा और रेखाखंड में कुछ अंतर होता है, वो आप पहले जान लीजिए। रेखा जो होती है वो कितनी भी लंबी हो सकती है और वो दोनों डायरेक्शन में आप उसको कितना भी बड़ा बना सकते हैं। रेखा जो होती है ये हमको रेखा बनाते बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें दोनों दिशाओं में आप देख रहे होंगे कि एरो का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब यही होता है कि रेखा को आप कितनी दूरी तक आप बढ़ा सकते हैं। अब मैं धीरे सीधे से अपनी बात कर देता हूँ कि अब रेखाखंड क्या होता है। अब देखिए बच्चों, जो रेखा का जो छोटा हिस्सा होता है, रेखा के किसी हिस्से को ही हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे यदि हम बोले कि दो बिंदुओं को यदि हम मिला दें, तो ये जो इतना जो लाइन आपको दिख रही है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपके रेखाखंड हो जाएगी। ये मैं क्यों बताया हूँ, इसके लिए आपको जानना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, रेखाखंड से ही मिलके हमारे की त्रिभुजों का निर्माण होता है। जैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज में क्या होता है। त्रिभुज जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये त्रिभुज मतलब कि तीन भुजाओं वाले क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। तो असल में वो होती क्या है, वो तीन भुजाएं तीन रेखाखंड होती है। तो हम क्या कहेंगे इसको, ये क्या है, एक रेखाखंड है। एक रेखाखंड क्या है, मैं यदि बोलूं तो वो ये है, और यदि मैं ये बात करूं तो एक रेखाखंड ये है ना, आप बच्चों देख रहे होंगे। अब यदि अच्छा में हम इन्हीं को बढ़ा दें, हमने क्या बोला पहले ही कि त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। अभी ये क्षेत्र घिरा हुआ नहीं है, तीनों तरफ से खाली है, हम इसको क्या करेंगे, भर देंगे। हम इसको ऐसे भर दिए और इसको भी हम क्या किए, ऐसे भर दिए ना दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, अब ये घिरा हुआ क्षेत्र हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम त्रिभुज बोलेंगे। तो अब हम आ जाते हैं दोस्तों इसके बाद कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं। इसके बाद हम तो दोस्तों त्रिभुज के यदि हम प्रकार की बात करें तो त्रिभुज को दो प्रकार से डिफाइन किया गया है। पहला तो हम ये बात करते हैं कि त्रिभुज को डिवाइड किया गया है, एक तो उनके कोण के आधार पे, और दूसरा त्रिभुज को डिवाइड किया गया है उनकी भुजाओं के आधार पे। त्रिभुज को डिवाइड किया गया है। अब यदि हम कोण की बात करें कि त्रिभुज कोण के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज कोण के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, हम बात करते हैं पहले जो इसमें है त्रिभुज में, वो पहले है दोस्तों, इसमें हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसको हम न्यून कोण त्रिभुज को हम इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। कुछ हो सकता है कुछ बच्चे होंगे जो इंग्लिश मीडियम से होंगे, उनको तकलीफ न हो इसके लिए मैं ये भी वर्ड लिख दे रहा हूँ। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। एक तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया, दूसरा एक हो जाएगा आपका यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया। इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल।
उसके बाद दोस्तों एक इसमें तीसरा टाइप है, उसको हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। बहुत सी छोटी छोटी ये सब बातें हैं, बहुत से बच्चों को ये आती भी होंगी, मुझे पता है, बट 5 मिनट में हम ये सब चीजें भी जान लेंगे। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जान भी लेते हैं। इसका साइड में मैं थोड़ा सा इसके डायग्राम बना के भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे हम न्यून कोण त्रिभुज की बात करते हैं दोस्तों, तो न्यून कोण त्रिभुज देखने में कुछ ऐसा लगता है। अच्छा, आप इसमें देख रहे होंगे जितने भी एंगल हैं इस त्रिभुज में, जितने भी एंगल हैं, सारे एंगल के बीच में जो भी कोण इस बन रहा है, त्रिभुज में जितने भी कोण बन रहे हैं, 3 कोण आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, तीनों कोणों का जो मान है वो 0 से 90 के बीच में है। आप जानते होंगे कि 2 रेखाखंड आपस में जो झुकाव से जो कोण बनाती है उन्हें ही हम कोण कहते हैं। तो ये जो एक रेखाखंड है और ये रेखाखंड जो है, ये जो बीच में ये कोण ये बना रहे हैं दोनों मिलकर, इनको ही हम कोण कहते हैं। अब ये आप देख रहे होंगे कि जो भी कोण है ये क्या है, 0 से 90 अंश के बीच में है। तो इसमें एंगल की मान क्या है, ये 0 से लेके 90 के बीच में है। 0 से लेके 90 के बीच का मतलब आप ये मत समझिएगा कि इसमें 0 और 90 इंक्लूड है। 0 और 90 को हम नहीं लेंगे, मतलब कोण का मान क्या होगा, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, एंगल का मान 0 से तो बड़ा होगा और 90 से, 0 से तो हम इसको कह सकते हैं बड़ा हो जाएगा और 90 से भी क्या हो जाएगा, ये एंगल का मान छोटा हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको लिखिए या और तरीके से भी हम इसको बता सकते हैं। अब इससे बस आप इतना समझ जाइए कि जो भी कोण होंगे, तीनों कोणों का मान ये 0 से 90 के बीच में होगा, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। और तीसरी बात, हम दूसरी बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की। ये समकोण त्रिभुज है दोस्तों। इसमें क्या होगा, इस त्रिभुज में कोई एक एंगल होगा, इसमें 3 कोणों में से कोई एक कोण ऐसा होगा जो कि 90 डिग्री का होगा। ये समकोण त्रिभुज की बात हो गई। उसके बाद तीसरा आ जाता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो एक कोण होगा आपका, त्रिभुज का जो एक कोण होगा वो क्या होगा, मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, मतलब 90 अंश से अधिक होगा एक कोण का मान और उसी एक कोण का मान 180 अंश से कम होगा। तो अब मैं यदि समराइज करके बताऊं तो बस इतनी सी बात है कि न्यून कोण त्रिभुज में कोणों के मान जो होते हैं सारे वो 0 से 90 के बीच में होते हैं, उसमें हम 0 और 90 को शामिल नहीं करते हैं। समकोण त्रिभुज में जो कोण का मान होगा, एक कोण का मान उसमें 90 अंश होगा। और अधिक कोण त्रिभुज में जो कोणों के मान होंगे, कोई एक कोण ऐसा होगा जिसका मान 90 अंश से अधिक होगा और 180 अंश से कम होगा। तो ये तो हम जान लेते हैं कोणों के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये तो आपने देख लिया। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि कुछ और भी चीजें इसमें बात करेंगे जो कि कहीं कहीं एग्जाम में छोटी छोटी चीजें बातें पूछ लिया जाता है। सब लोग सब कुछ पढ़े रहते हैं लेकिन ये छोटी सी बातें उनको ध्यान नहीं रहती है। जैसे कई बार होता है क्या कि क्वेश्चन में थ्योरी के फॉर्म में लिखा रहता है, क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा रहता है क्वेश्चन कि कोई त्रिभुज है, उनमें ये 3 कोण हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए ये कौन से त्रिभुज हैं, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछता है, या क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में जब दे देता है और यदि आपसे ऐसा पूछ ले कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है तो आपको वहां पे दिक्कत हो सकती है। जैसे मैं न्यून कोण त्रिभुज की बात करूं दोस्तों, यदि मैं न्यून कोण त्रिभुज की बात करूं तो इसमें एक चीज आप याद रख लिए, न्यून कोण त्रिभुज के लिए एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है न्यून कोण त्रिभुज के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे एरो बना के लिख दे रहा हूँ कि न्यून कोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये है कि जो भी एंगल, इसमें 3 एंगल आप देख रहे होंगे, ये और ये और ये। जैसे मैं इसको एग्जांपल लेकर बताऊं, कोण ए हो गया, कोण बी हो गया और कोण सी हो गया। इसमें कोई भी जो दोस्तों एक एंगल होगा ना, उस एक जितने भी एक एंगल है, जितने भी एंगल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कोण दिख रहे हैं, 3 कोण आपको दिख रहे हैं ना, सभी कोणों के लिए ये जरूरी है कि कोणों के किसी एक कोण का मान किसी अन्य 2 कोणों के योगफल से न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा कम होना चाहिए। यदि हम इस कोण की बात करेंगे तो कोण बी का मान कोण ए और कोण सी के योगफल से कम होगा। कोण ए की बात करें तो कोण ए का मान कोण बी और कोण सी के योगफल से कम होगा, और कोण सी की बात करें तो कोण सी का मान कोण ए और कोण बी के योगफल से कम होगा, तो हम उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। और यदि यदि समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में प्रॉपर्टी ये हो जाएगी कि जो भी इसमें एक एंगल हो, इसमें कोई एक एंगल ऐसा होगा जो कि अन्य 2 कोणों के योग के बराबर होगा। उसमें हम सारे एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी एक एंगल की बात कर रहे हैं। जैसे हम यदि कोण बी की बात करें
दोस्तों यहाँ पे, तो कोण जो बी है यहाँ पे वो बराबर होगा किसके, कोण ए और कोण सी के योगफल के हमेशा बराबर होगा। यदि कोई त्रिभुज ऐसा है जिसमें कोई एक कोण अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर है तो हम उसको बोल देंगे कि समकोण त्रिभुज वो होगा। ये क्वेश्चन मैं ऐसे डायग्राम बना दिया हूं तो आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कोण भी 90 अंश है, तो कोण ए और कोण सी का योगफल भी 90 अंश ही होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आप ये समझ जाइएगा कि जहां स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसा कहीं लिखा रहे कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर होता है तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और वही यदि हम न्यूनकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो इसमें किसी एक कोण के लिए ये बात नहीं है, ये यहाँ पे हर कोण के लिए ये बात है कि जितने भी कोण यहाँ पे होंगे हर कोण का मान अन्य दो कोणों के योगफल के मान से कम होगा। यहाँ पे मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी इतना जरूरी नहीं है कि ये चीज यहाँ पे करना मुझे लग रहा है। और वही दोस्तों यदि हम अधिक कोण त्रिभुज की बात करेंगे तो जो हमने न्यून कोण त्रिभुज में पढ़ा था या फिर अधिक कोण त्रिभुज में जस्ट उसी का अपोजिट हम बात कह सकते हैं। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा कि जो एक कोण रहेगा, इसमें एक कोण जो रहेगा ना, इसमें से कोई एक कोण ऐसा होगा, हर कोण की बात नहीं कर रहे, कोई एक कोण ऐसा होगा जो कि अन्य दो कोणों के योगफल से हमेशा ज्यादा होगा। जैसे हम यहाँ की बात करें तो कोण बी का जो मान है ना वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, कोण ए और कोण सी के योगफल के। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, तो ये कंडीशन यहाँ पे होगी, कोण जो बी का मान होगा वो हमेशा कोण ए और कोण सी के मान के योगफल के से हमेशा ज्यादा होगा। तो स्टेटमेंट फॉर्म में यदि पूछेगा तो आप ये बोलेंगे यदि किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का मान अन्य दो कोणों के मान के योगफल से ज्यादा है तो वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये बात समझ में आ गया होगा आपको कि त्रिभुज को हम कैसे कोणों के आधार पर हम कैसे बताते हैं। ये तो रही बात इसकी है, अभी मुझे नहीं लगता है कि मिटाने की इसको जरूरत है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अब हम भुजाओं के आधार पर बात कर लेते हैं त्रिभुज की। अब हम क्या करते हैं, भुजाओं के आधार पर बात कर लेते हैं त्रिभुज की। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा भुजाओं के आधार पर पहला एक सबसे इंपॉर्टेंट है समबाहु त्रिभुज। एक तो हो गया समबाहु त्रिभुज हो गया, दूसरा हो गया दोस्तों यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज, और थर्ड वन इसमें कौन सा है, ये समद्वि बाहु त्रिभुज। अच्छा हाँ, मैं आपको इंग्लिश में भी इसका नाम बता दूं, इसका नाम इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे आपका हो जाएगा स्केलर ट्रायंगल, और इसको दोस्तों हम लोग नाम दे देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दोस्तों इसको बोलते हैं इक्विलैटरल, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल, और समद्वि बाहु को हम बोल देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए आपने कोणों के आधार पर जान लिया त्रिभुज क्या होता है, भुजाओं के आधार पर आपने जान लिया त्रिभुज क्या होता है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम लोग जान गए, तो बेसिक चीजें थी, बच्चों को पता भी रहती, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी सी और जानने की जरूरत है। तो दोस्तों जैसे हम अब समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो मैं आपको इसमें बता देना चाहूंगा। ये समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है, यदि मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं जो होती हैं इनका मान आपस में बराबर होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे AB जो होगा वो बराबर होगा BC के, और BC जो बराबर होगा वो AC के, मतलब ये तीनों भुजाओं का मान आपस में बराबर होता है। अच्छा समबाहु त्रिभुज में बता रहा हूँ तो मैं इसके साथ कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। इसमें यदि मैं बोलता हूं कि इनका मान क्या है, A है, इन सारे भुजाओं का मान क्या है, A है, ठीक है। अब आप लोग एक बात ये जानते होंगे, यदि हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यदि मैं समबाहु त्रिभुज की केवल अभी बात कर रहा हूं, समबाहु त्रिभुज में यदि किसी साइड पे, यदि किसी भुजा पे उसके शीर्ष से यदि हम लंब डालते हैं ना, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये इस दोनों भुजा को बराबर भाग में डिवाइड करता है।
मतलब यदि इस भुजा की लंबाई a/2 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a/2 है दोस्तों, तो ये जो लंबाई होगी ये भी क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। आप इस बात को समझे रहिएगा, बहुत जरूरी चीजें हैं ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, धीरे धीरे समझ में आती हैं, बट आप आराम से धीरे धीरे चीजों को देखिए और समझिए उसको आराम से। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो भुजा की लंबाई है a है, और आप यहाँ देख रहे थे ये जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यदि मैं इसको नाम दे दूं d दे देता हूँ मैं इसको नाम, तो BD की लंबाई क्या है, a/2 है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि BD जो होगा वो बराबर होगा CD के, और ये बराबर हो जाएगा a/2 हो जाएगा। अब इसके यदि हम एरिया निकालने की बात करें कि समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि एरिया की बात मैं कर रहा हूँ, तो एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। आप सब लोग जानते भी होंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है ना समबाहु त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करें। अभी मैं पूरा निकाल के आपको कहेंगे तो मैं ये, चूंकि मैं ये क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको, इसके साथ ही मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पे बता दूंगा कि अच्छा आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे 1/2 हमने ये लिख लिया, आधार क्या है, ये क्या होता है, आधार होता है, और ये क्या होता है हमारा, ऊंचाई उसकी होती है। आधार हमेशा उसको हम मानेंगे जिसपे उसके शीर्ष बिंदु से, उसके ऊपर की भुजा के शीर्ष बिंदु से उस पे लंब डाला गया हो। यदि हम इस भुजा की यदि बात करें ना, यदि हम इस भुजा की बात करें और यहाँ से ऐसे हम परपेंडिकुलर डाल दें इस पे, यदि हम यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, तो इस ऊंचाई के लिए, इस भुजा के लिए परपेंडिकुलर के लिए हमारा ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ये आधार हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे चूंकि सीधे सीधे ऐसे बता रहे हैं, आपको समझ में अच्छे से आएगा इसके लिए। तो 1/2 ये हमने लिख लिया, आधार क्या हो गया, हमारी ये भुजा की लंबाई पूरी होगी, आधार हमारी कितनी है, a है, हमने a लिख लिया। ऊंचाई दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि ये ऊंचाई हमारी h है, ये हम यहाँ पे लिख लिए h। अच्छा आपको ये तो पता है, ये तो पता है, h तो पता है नहीं कि ये हमारी ऊंचाई क्या है, ये हमें पता है क्या, नहीं पता है हमको ये ऊंचाई। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, फिर मैं यहाँ लगाता हूँ। दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जब भी कोई समकोण त्रिभुज होगा, मैंने आपको समकोण त्रिभुज मैंने बता दिया इसलिए पहले ही, देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों हम देख रहे थे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम की बात हम कर रहे थे। ये पाइथागोरस थ्योरम जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये 90 डिग्री है आपका। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये a है और ये b है और ये c है, तो क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसको हम लंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम में दोस्तों क्या होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, मतलब AC का स्क्वायर जो होता है, वो बाकी दो भुजाओं के योग स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे पाइथागोरस प्रमेय, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है, तो ये आपको जानना भी जरूरी है। उसके बाद हम क्या आए थे, इस पे आए थे कि दोस्तों हमें h का मान निकालना था, क्योंकि हमें ऊंचाई हमको नहीं पता थी कि इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। तो हम अब ऊंचाई पे यदि इसकी इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए बी और त्रिभुज डी, त्रिभुज ए बी डी की बात करें, तो ये क्या है, हमारा कर्ण है, ये लंब है, और ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक आधार है। तो इसका जो स्क्वायर होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा, यानी कि ए बी का जो स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर होगा, वो किसके बराबर है, बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, BD है, तो ये BD का स्क्वायर धन ये ऊंचाई क्या है, AD है, तो ये आपका AD का स्क्वायर हो जाएगा। AB का मान क्या है, A है, ये A का स्क्वायर हो जाएगा। BD का मान क्या है, a/2 है, तो a/2 का हमको क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, धन AD क्या है हमारा, H है, तो हम यहाँ पे H का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से यदि हम निकालेंगे, यदि हम a इस साइड को इधर लाए, तो हम क्या होगा, ये a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, तो a² / 4 बराबर H² आ जाएगा।
यहाँ से यदि दोस्तों हम यदि h का मान निकालें तो h बराबर क्या होगा, h हटेगा स्क्वायर यहाँ अंडर रूट हो जाएगा और इसको हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा क्या 3a स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। तो h का मान क्या आ जाएगा √3a बाई 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी आ जाएगी। दोस्तों हमको ये भी याद रखे रहना जरूरी है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये जो फार्मूला आया है ना √3a बाई 2, कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है आपको दे देगा कि समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा एक आपको दे देगा मान लीजिए 50 मीटर है और आपसे पूछ लेगा उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। आप इतना लगाने थोड़ी जाएंगे एग्जाम में, आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोल दिया a बराबर 50 मीटर, आप यहाँ पे वैल्यू रखें 50 √3/2 आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों, इसके बाद हम इस h की वैल्यू जो आई है हम उसको हमको इस कहाँ रखना है, इसमें रखना है। अब इस h की वैल्यू जो आई है दोस्तों हम यहाँ पुट कर देंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ। ये जो h का मान आया है मैं क्या करूंगा यहाँ रख दूंगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू a इंटू √3a/2। अब यहाँ पे क्या हो गया क्षेत्रफल क्या आ जाएगा a मल्टीप्लाई हो गया a स्क्वायर हो गया, ये √3 ऊपर आ गया √3 आ गया अपॉन में नीचे क्या आ गया 4 आ गया। ये क्या हो गया आपका, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया। आपको क्वेश्चन में भी बोलेगा कि कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा की लंबाई 5 मीटर है, तो 5 मीटर एक भुजा की लंबाई मतलब a का मान 5 मीटर है, 5 × 25 √3/4 वो आपका क्षेत्र समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। आपके पेट के एग्जाम में प्री में इस टाइप के भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते थे, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आए नहीं थे लेकिन ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आ सकते थे। अब ये बेसिक है, आप फार्मूला को ये याद रखिए, आप ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा और अपने पास रखिएगा, ये आप लिख लीजिएगा सेम टू सेम है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप ले लीजिएगा इसका। तो हम समबाहु त्रिभुज की बात कर लिए। अब हम आते हैं दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, उसमें क्या क्या सूत्र है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे और बहुत जरूरी भी है। हालांकि ये फॉर्मूले जो थे आप लिख लिए होंगे और इन पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी अपने खुद से आप कोई आपके पास बुक हो नोट्स हो तो आप उसमें कर लीजिएगा। अब मैं टू द पॉइंट चीजें कुछ और बताना चाहूंगा। अब जैसे हम विषम बाहु त्रिभुज की दोस्तों यदि बात करें तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। यदि मैं ऐसे बात करूं, अब ये जो भुजा की लंबाई है ए बी यहाँ पे क्या होगा नॉट इक्वल्स टू BC और BC इज नॉट इक्वल्स टू AC। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, इस त्रिभुज में भी निकालने का हमको क्षेत्रफल निकालने का कुछ फार्मूलाज हैं, वो हम थोड़ा सी देख लेंगे। जैसे क्या होता है, एक टर्म होता है हम पढ़ते हैं एस पढ़ते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर भी बोलते हैं और हिंदी में इसको अर्ध परिधि भी बोलते हैं। एस का मान क्या होता है, ये जो भुजाएं होती है ना इनके मान का योग होता है। सी के सामने की भुजा का मान हम सी दे देते हैं, सी शीर्ष के सामने की भुजा, अब बी शीर्ष के सामने की भुजा का मान हम बी दे देते हैं, ए शीर्ष के सामने की भुजा का मान हम ए दे देते हैं। तीनों भुजा का मान पता चल गया ना, ए बी और सी। तो एस बराबर क्या होगा, ये ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये एस का मान होता है। ये क्या होता है, हमारा अर्ध परिधि होता है। इसको हम सेमी पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब जो भी त्रिभुज है आपसे पूछ सकता है कि सेमी पेरीमीटर इस त्रिभुज का क्या होगा, तो आप क्या करिए, तीनों भुजाओं का योग करिए, अपॉन 2 कर दीजिए, आपको सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अब देखिए, ये विषम बाहु त्रिभुज में यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, इसका फॉर्मूला होता है रूट में s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी, ये आप लगा देंगे, आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आ जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि बोल देगा एक त्रिभुज है जिसकी लंबाइयाँ 3, 4, 5, 6 मीटर है और उसका क्षेत्रफल निकालिए, अब ये फार्मूला लगाइए, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो रही बात विषम बाहु त्रिभुज की बात। अभी मैं बहुत ज्यादा इन सबके डीप में नहीं जा रहा हूँ, अभी आपको ये तो जनरल आइडिया है। अभी जब मैं आपको बाद में अभी मैं सेंटर पढ़ाऊंगा, हो सकता है मेरे अगले लेक्चर में मैं सेंटर के बारे में बात करूंगा, जिसमें मैं मीडियन के बारे में, सेंट्रॉइड जो होता है, आर्थो सेंटर के बारे में, इन सेंटर के बारे में, और उसमें जितने भी इन रेडियस, सर्कम रेडियस, इन सब के जो कॉन्सेप्ट दिए हैं मैं ये सब के बारे में बात करूंगा।
तो मैं आपको कोरिलेट करूंगा कि हाँ सम को, जैसे आपका समबाहु त्रिभुज है, इसमें रेडियस कैसे बन रहा है, इन रेडियस कैसे बन रहा है, उन दोनों में क्या कोरिलेशन है, उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या बातें, बहुत सी चीजें हम जानेंगे। लेकिन अभी वन बाय वन, अभी ज्यादा चीजें एक साथ में समबाहु त्रिभुज में आपको नहीं बताया हूँ, इसलिए केवल मैं फॉर्मूला बताया हूँ, थोड़ा बहुत चीजें बताया हूँ, क्या बराबर होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, हाइट क्या होती है, बस इतना ही बताया हूँ। अब आ जाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी ये दो भुजाएं कोई बराबर होती हैं, ये इसके बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इसमें मैंने क्या बोला है, ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के यहाँ पे, और बी सी एक दूसरी भुजा है। अच्छा एक बात आप और जान जाइएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं इसको अभी बता दे रहा हूँ यहीं पे, कि समद्विबाहु त्रिभुज में ना यदि हम परपेंडिकुलर डालें किसी सिर से उसके सामने वाली बेस पे, आधार पे, तो ये भुजा जो होती है ना परपेंडिकुलर यदि हम कोई डालें तो ये क्या करता है, हमेशा इस भुजा को दो भागों में डिवाइड कर देता है। जैसे मेरे कहने मतलब क्या है आप समझिएगा, ये तो ए हो गया, इसकी लंबाई भी ए मीटर हो गई, और यदि इसकी पूरी लंबाई यदि बी मीटर थी तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये b/2 हो जाएगी और ये b/2 हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। अब इसमें भी क्या कर सकते हैं आप, इसमें भी क्या होगा, इस त्रिभुज का भी क्षेत्र आप वैसे भी निकाल सकते हैं। आपको यदि ये इसका यदि क्षेत्रफल आपको निकालना है तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने एक बार पहले ही बताया था आपको, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो आपको बी पता है, हाइट आपको नहीं पता है, हाइट आपको निकालना पड़ेगा इस त्रिभुज में आपको, ये हाइट क्या होगा। तो हाइट आप वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप खुद से निकाल सकते हैं, या फिर आपको इसके रिजल्ट को भी आप याद रख सकते हैं। रिजल्ट आप याद रखेंगे तो ज्यादा जरूरी रहेगा। अब जैसे मैं इसमें यदि हाइट की बात करूं कि ये आपकी क्या है, इस त्रिभुज की हाइट है, तो त्रिभुज के यदि हम इस त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज के यदि हम ऊंचाई की बात करें तो मैं आपको बताऊं, ये क्या होता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है। आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, आप इसको याद रखे रहेंगे तो आपको रिजल्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या होता है, एरिया क्या होता है आपका, एरिया क्या, आपको हाइट तो पता चल गई ना, आपको बेस ही तो पता करना है। बेस आपका क्या है 1/2, एरिया क्या है, बेस क्या है आपका बी है, बी और इंटू हाइट, मतलब ये वाला जो इतना पोर्शन है दोस्तों ना वो यहाँ आ जाएगा। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, आपको मैं एरिया बता दूं क्या आ जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया के बारे में बात हम कर रहे हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा ये आपका 1/2 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपका दोस्तों यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बात करें इसको लिख लेते हैं, b/4 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप इन रिजल्ट्स को याद रखिए, आप याद रखते रहेंगे तो आपको एग्जाम्स में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, आपको चीज़ें डायरेक्ट पता होंगी और डायरेक्ट आप आंसर करके निकल जाएंगे, और आपको इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप एग्जाम में सब चीज़ों का फार्मूला निकालें और सब चीज़ें आप 1 by 1 करें। तो आप ये फार्मूला देखिए दोस्तों, आप याद रखिए। और जैसा कि मैंने बताया कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज मैंने बता दिया। अगला जो भी लेक्चर दोस्तों मैं लूंगा उसमें मैं हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, या फिर मैं सेंटर स्टार्ट करूंगा आपको बताना कि कितने सेंटर्स होते हैं, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, आर्थो सेंटर, उन सब के बीच में क्या आपस में रिलेशन है, इन सब चीज़ों को भी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। उन पर मैं हम क्वेश्चंस भी करेंगे, हालांकि इसमें भी हो सकता है हम अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अभी आपको मैं बेसिक बताया हूँ। और अभी आप ये मत सोचिएगा कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बताया था, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया था, ये सब चीज़ें अभी खत्म हुई, अभी ये सब चीज़ें खत्म नहीं हुई दोस्तों, ये अभी जस्ट शुरुआत है। बस मैंने आपको फार्मूलाज बता दिया है, थोड़ी कुछ चीज़ें बता दी हैं, अभी क्या क्या चीज़ें इनमें बन सकती है, जब मैं रेडियस पढ़ाऊंगा, इन रेडियस पढ़ाऊंगा तो बहुत सी चीज़ें इनमें बनेगी, वो मैं चीज़ें उन सब आपको मैं बताऊंगा।
तो आप इसको दोस्तों अच्छे से एक बार जाके पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, जहाँ भी आपको लगे आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे आप चीज़ें भूलेंगे नहीं और आपको चीज़ें याद होती रहेंगी सब एक साथ। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर रहा मेरा, और यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करिए, इसको आप लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए इसमें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आज के लिए थैंक यू।